अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलम और मैं हूं बाबर मुगल। हमारे दरमियान साबिक आईजी पुलिस मुहक्कक और दानिशवर साहिद दुर्राई साहब मौजूद हैं। आए आज इनसे मुल्क में करप्शन बढ़ती जा रही है, इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राई साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राई साहब, इमरान खान ने हुकूमत से पहले और इक़्तिदार के बाद करप्शन के खात्मे का नारा लगाया था, लेकिन इमरान खान और पीटीआई हुकूमत करप्शन के खात्मे में कामयाब ना हो सकी और आज करप्शन बढ़ती जा रही है। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? ये हमारे मुल्क का बहुत अहम सवाल है। कायद-ए-आज़म ने 11 अगस्त को पाकिस्तान बनने से 3 दिन पहले जो आईनी हमारी पार्लियामेंट थी ना, आईनी, उसमें भी कायद-ए-आज़म ने 3 बीमारियों का जिक्र किया था, जिसमें एक करप्शन, उकरबा परवरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ब्लैक मार्केट। जी जी। और ये तीनों बीमारियां हम दूर नहीं कर सके। ऐलानात तो बहुत हुए हैं, मैं बता दूंगा ऐलानात का क्या मतलब है। सही। मैं क्योंकि कुरान का स्टूडेंट हूँ, मैं सबसे पहले आऊँगा कि करप्शन के बारे में कुरान क्या कहता है। जी जी। तरीका समझाने का ये होता है। सही। हदीस तो है कि राशि वल मुर्तशी दोनों जो जहन्नम में हैं, फिन्नार। हाँ जी। कुरान में इसका जिक्र का, कुरान में जिक्र इसका है जनाब अली, आयत नंबर आप देखें ना, 2/188 है शायद सूरह बकरा में, सही। जो जिसमें कहा है कि रमज़ान में आप खाना ना खाएं दिन में, और रफ़सा औरतों से परहेज़ करें, और फिर कहा है कि मुत्तकी बन जाओ। क्योंकि पहले भी आया था ना कि हमने रोज़े मुत्तकी, यहाँ मुत्तकी बनने की 3 शराइत बताई हैं। बहुत कम लोगों को इसका बला है। मुत्तकी बनने की पहली शर्त यह है कि दिन को खाना नहीं खाना, दिन को औरत से परहेज होना है, फला रफ़सा। और तीसरा देखें, उसमें लिखा है, बड़ी अजीबोगरीब बात है कि तुम मुत्तकी बन जाओगे। तीसरी चीज के लिए भी बताया है कि आपस में माल बातिल ना खाओ। पूरा जुमला पढ़े, अगला उसके साथ जुमला है कि जी जी। माल बातिल ना खाओ, और अहकाम को ऊपर वाले अफसरों को ना भेजो कि तुम इस तरह गुनाहगार हो जाओगे और बातिल माल खाओगे। बातिल कमाई जो होती है ना, ये बेमेहनत की कमाई है, ये इसमें तो इंसान मेहनत नहीं करता। सूदखोरी को भी जी बातिल कहा गया। ये याद रखें, सूदखोरी और करप्शन दोनों बहनें हैं, दोनों को बातिल कहा गया, दोनों को कहा गया कि जहन्नमी है, क्योंकि दोनों में आप कमाई जो है ना बातिल बगैर मेहनत की खाते हैं। जब कुरान में इतना बड़ा हुक्म है, हम और मुत्तकी बनने की शर्त है, रोजों में कहा है ना कि मुत्तकी बन जाओ, उसमें 3 शर्तें हैं, 2 शर्तें नहीं है। अल्लाह ताला ने ये जो दिन के आपने रोजा रखा हुआ है, दिन में रिश्वतें भी ले रहे हो, यहाँ लाकर उसने अल्लाह ताला ने ये आज बयान की है। मैंने पिछली दफा कहा था, मेरे वालिद साहब को पहाड़ू अफसर ने कहा था, बड़ा नमाजी था, कि हुक्म ऊपर से नीचे को आता है और पैसा नीचे से ऊपर को जाता है। ये आज यही बता रही है कि हुकाम को नीचे से पैसा ना भेजो ऊपर को बातिल। ये आयत मेरा ख्याल है, वो पहाड़ू जो था ना, उसको इस आयत का पता था लेकिन अमल नहीं कर रहा था। अब मैं अपनी एक मिसाल देता हूँ, हम देखते हैं माशरे में करप्शन बड़ी क्यों है, इसकी भी वजह देखनी पड़ेगी, उसके बगैर इलाज नहीं कर सकते। मैं जब भर्ती हुआ 1966 में इंजीनियरिंग के बाद, तो मुझे इंजीनियर की जॉब मिली। उस वक्त मेरी तनख्वाह 500 रुपए थी माहाना, टेक्निकल मिलाकर, और सब के लिहाज से अगर 90 किया जाए वो उसका हिसाब, सोने की कीमत वो, तो ये तकरीबन 4.5 लाख तनख्वाह बनती। यानी मैं अपनी तनख्वाह से 5 तोले सोना खरीद सकता था उस वक्त, और मेरी तनख्वाह बन गई 4.5 लाख। आजकल सोने का भाव देख लें। अब जो ग्रेड 17 में अफसर भर्ती होता है, उसकी मुश्किल से तनख्वाह आधी लाख होती है। हमारी शुरू में 4.5 लाख थी।
तो उसमें एक एहतियात थी, यानी जो नेक अफसर बनना चाहता था वो नेक भी बन जाता था, बाकी जिसकी सृष्टि में बुराई है वो अलग बात है। तो ये एक तो मैं बात करता हूँ कि ये हुआ क्या है दुनिया में। सब जगह जब इकोनॉमी अच्छी होती है तो वहाँ तो तनख्वाहें बढ़ती हैं। आप सिंगापुर देख लें, यूरोप देख लें, वहाँ तनख्वाहें बढ़ी हैं। हमारी तनख्वाहें कम हो गई हैं, उसकी परचेजिंग वैल्यू कम हो गई है। इस सिस्टम की करप्शन की वजह से। उसकी मोटी बात है कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम सही नहीं चला, और इस वक्त ब्लैक इकोनॉमी 70% है, गवर्नमेंट की लीगल इकोनॉमी 30। अब ब्लैक में 70, आपकी 70% इकोनॉमी ब्लैक में है, होर्डिंग करती है, स्मगलिंग करती है, ब्लैक मार्केटिंग करती है, रिश्वत देती है, वो मनी लॉन्ड्रिंग करती है। वो जो लीगल आमदनी है वो मुश्किल से हमारे तनख्वाहों में और थोड़े बहुत कर्जों में पूरी हो जाती है। हमारे मुल्क को तो ब्लैक इकोनॉमी चला रही है। इमरान ने पूरा जोर लगा लिया, कारवां वो नहीं रोक सका कोरोना को पहले दिन से। उसने पहले दिन से इन जखीरा अंदोजों की, ब्लैक मार्केटिंग वालों लोगों की बात मानी है। इसमें कोई शक है? आप पता कर लें, पहले दिन से इसने इसको चलने दिया, क्योंकि ये जखीरा अंदोज बैठे थे। 4-4, 5-5 गुना इन्होंने परचेजेस की हुई थी, और इन्होंने आगे रोजों में कमाइयां करनी थी। सारी दुनिया में कमाई नीचे जाती है, ये ऊपर को पहले हराम की कमाई की हुई है और हराम की 4 गुना कमाते हैं। इनका प्रेशर था इमरान के ऊपर, इनकी पार्टी में मौजूद हैं ये लोग। आपके मुल्क को इस वक्त जखीरा अंदोज चला रहे हैं जनाब अली। और अब कोरोना की जो बीमारी है ना, मैंने पहले दिन कहा था, कुरान कहता है लॉकडाउन कर लो, घरों को किबला बना लो। इन्होंने नहीं बनने दिया। इतनी बड़ी बड़ी दारें हैं और मेहराबें लगाई हुई हैं, लेकिन आप देखें बाजार में जो भी चीजें महंगी हो रही है, टीके महंगे हो रहे हैं, तो चोर डाकू इकट्ठे किए हुए इस मुल्क में। तो आप कैसे करप्शन को दूर करेंगे? दूसरी वजह मेरी सुन ले, मैं बिल्कुल सही बात जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो पा रही? चाइना की मिसाल देता हूँ, मैं आपको सुना देता हूँ। हमारे मिनिस्टर 70 साल से कह रहे हैं कि करप्शन हम खत्म कर देंगे। हमारे ये मिनिस्टर भी कह रहे हैं बाज आ जाओ। ये ज़बानी जमा खर्च है, ये ज़बानी जमा खर्च है। मैं आपको बताता हूँ, चीन में मैंने इस तरह की बात नहीं सुनी उनसे किसी के लीडर से। मैं 5 साल रहा हूँ, सुन ले वो क्या करते हैं। मैं सुबह अखबार पढ़ता था, उसमें आता था कि करप्शन में 5 आदमियों को फांसी हो गई, 10 आदमी कैद हो गया और इतने करोड़ों रुपए जब्त हुए। वो अमल करने के बाद बताते थे ये काम हमने कर दिया है। हम लोग पहले, हमारे मिनिस्टर कहते हैं बाज आ जाओ करप्शन से, नहीं तो मैं ठीक कर दूंगा। इसका असर क्या होता है मैं बताता हूँ। इसका असर डिपार्टमेंट में नीचे तक जाता है। वो कहते हैं अच्छा हमारा वजीर अब 1 थैली पर राजी ने, इसको 2 थैलियां पहुंचाओ। ये हो रहा है करप्शन बयान से। मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। जिन मिनिस्टर्स ने 75 साल में ऐलान, उसके बाद करप्शन डबल हुई है। कुरान कहता है कबरा मक्तन इंदल्लाह यक़ूलून मा ला तफ़अलून, सूरह सफ में देखें। बहुत बुरी बात है। कुरान ने मां की गाली दी है, मक्तन, कि जो कहते तो हैं करते नहीं है, जो कहते तो हैं करते नहीं है। ये करते नहीं है, सिर्फ कहते हैं। और इनका कहना डिपार्टमेंट को होता है कि भाई चलो काम चलाओ, जिसने करना है वो चाइना की तरह खामोशी से। अगर इन मिनिस्टर ने कोई काम करना है, सुबह ऐलान करें हमने इतने चोर पकड़े, जखीरा अंदोज पकड़े, इतनों को जेल में डाला है। ये ना करेंगे हम पकड़ लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ये सारे मुबल्लग बने हुए। उस दिन एक वो बड़ा अच्छा वो स्पीकर था, वो बिल्कुल ठीक कह रहा था कि आप मुबल्लग बन जाते हैं, आप इंतजामिया है, आपने इंतजाम चलाना है, हुक्म चलाएं चीजों को बंद। ये हमारा प्रॉब्लम, इससे करप्शन बढ़ी है। मैं पक्की यकीन करता हूँ करप्शन का बहुत बड़ा सोर्स ये है। जब आप कहते हैं मैं पकड़ लूंगा जखीरा अंदोज को, ये वो बात वहां पहुंच जाती है। बड़े बड़े माफियाज मौजूद हैं, वो कहते हैं जी ऊपर वाले राजी नहीं हो रहा है, अब डबल थालियां पहुंचाओ। हमने तो माशरे में देखा है। तो ये इस तरह करप्शन जो खत्म करने का ये तरीका नहीं है। उसके कानून हमारे पास हैं, ये अमल नहीं करते। ये मैंने बता दिया कि चाइना कैसे कंट्रोल करता है, डायरेक्ट अमल करके बताता है कि ये हमने आज कर लिया, और जनाब अली फिर उसका असर होता है। मैंने बताया नहीं था, मैंने वो सुई गैस के 700 कनेक्शन पकड़े थे, मिनिस्टर साहब आ गए थे, सैफुल्लाह साहब, मैंने ही माना। हमने 700 के चलान किए, सजा दी। बाद में हमें डिपार्टमेंट से आए तारीफी कि जी आपके एक केस की वजह से पूरे डिपार्टमेंट में करप्शन खत्म हो गई है। वो कहते हैं ना, हमारे
पैसा चला है ना हमारी सियासी सिफारिश चली है। तो बात यह है कि इसके लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है। अच्छा, अब प्रॉब्लम है इकोनॉमी क्यों खराब हो रही है? क्योंकि आपने टैक्सेशन सिस्टम ठीक नहीं किया। अब लोग टैक्स नहीं दे रहे और इलीगल पैसा उनके पास जमा हो रहा है। अगर वो लीगल आ जाता तो हमारी तनख्वाहें भी ज्यादा होती हैं, करप्शन कम हो जाती। ये आपका दिख रहा है टैक्स जीडीपी रेशो 7-8% है, ये 30-35% होना चाहिए। आप अंदाजा कर लें कि 25% नहीं हो रहा, वो 25% करप्शन हो रही है। दीवाना बकारे खेश होशियार, ये सब लोगों को पता है कौन सी दुकान कितना कमा रही है। वो अंडरहैंड डीलिंग हो जाती है, गवर्नमेंट के एक्सचेकर में नहीं आता, दूसरी तरफ पैसा चले जाता है। एक गुर्बत आ जाती है, एक तरफ बहुत अमारत, दोनों ही बेड़ा गर्क करते हैं। मुआशरे में जब बहुत ज्यादा अमीर हो जाए या बहुत ज्यादा गरीब हो जाए, जराइम बढ़ते हैं। चाइना में जब रेवोल्यूशन था, माओ, मैंने स्टडी किया, आप अपना पेन कलम कोई चीज भी गाड़ी में भूल जाते थे, दूसरे दिन वो आपके घर में पहुंच जाता था। अब वहाँ हाल नहीं है, क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी ओपनिंग आउट किया ना, वहाँ थोड़ी सी उन्होंने वो कैपिटलिज्म लाए हैं, उसकी वजह से वहाँ कैपिटलिस्ट आ गए और वो जराइम, आप देख लें जराइम की रेशो भी वहाँ बढ़ी। जो माशरे में तवाज़ुन होता है ना, तो फिर वो नहीं होता, हर मुसलमान दूसरे का आईना बनता है। मैं उसका बताऊंगा कुरान ने क्या इलाज किया, आपसे नहीं इलाज होगा, इनसे इलाज नहीं होगा। अब मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। ये इंटरनेशनल जो अब बड़ी करप्शन की तरफ आ जाए, इंटरनेशनल कंपनी जो टेंडर करती हैं, उन्होंने कुछ परसेंटेज स्पीड मनी रखी होती है, करप्शन मनी रखी, वो उनके लीगली टेंडर में होती है। वो जो जाकर उसके साथ मुआहदा करता है ना, वो उसको पेमेंट करते हैं। आप पूरे इंडिया पाकिस्तान सारे बड़े बड़े मुआहदे देख लें, बाद में आपको पता लगता है कि नीचे इतनी टेंडर मनी थी, इतनी ब्लैक मनी थी। ये उन्होंने लीगलाइज किया हुआ है और हमारे लोग उसमें फंस जाते हैं। वो तो ये तो नहीं कह सकते हम नहीं लेंगे। ये आईपीपी में रेट जो 7 सेंट से 15 सेंट हुआ है, ये करप्शन मनी में गया है ना। क्या वजह है कि हमारे इलाके में बाकियों को वही कंपनी जो है 7 पर दें और हम पर, ये सारे करते हैं। ये इंटरनेशनल कंपनीज देती हैं, आदमी मजबूर हो जाता है, फंस जाता है। मैं ये नहीं कहता, आपको एहतियात करनी चाहिए। आज कालाबाग डैम बन सकता है, मैं शर्तिया कहता हूँ, अगर उसके 5 इंटरनेशनल टेंडर कर दें और 5 बड़ी सियासी जमातों को एक टेंडर दे दें कि ये अप्रूव आपने करना, वो हर पार्टी को अंडर हैंड पैसा मिल जाएगा लीगल टेंडर से, और कालाबाग डैम आपका कल बन जाएगा। प्रॉब्लम तो ये है, प्रॉब्लम और कोई भी नहीं है उसमें। उनका तो एक्सपर्ट कह रहे हैं, चाहे वो जो था क्या नाम है उनका, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो नुशारा के थे, वापडा के चेयरमैन भी रहे, वो लीगली वो कह रहे थे कि ये बन सकता है, खुद वहां का पठान है। ये बात ये है कि 5 टेंडर कर दें लीगल और एक पार्टी को एक टेंडर की अप्रूवल दे दें, ये आपका कालाबाग डैम कल बन जाएगा। हर एक अपना हिस्सा मांग रहा है उसमें से। जी बिल्कुल। अब मैं आता हूँ आपको कि ये कौमों में जब इकोनॉमिक सिस्टम ठीक होता है तो क्या होता है, जब नहीं होता तो क्या होता है, इसका इलाज क्या है इस करप्शन का। मैंने अमेरिकन सिस्टम स्टडी किया है। अब अमेरिका में प्रॉब्लम आया हुआ है आपको, ये मैं बता दूं, ये ब्लैक एंड व्हाइट का प्रॉब्लम नहीं है, ये हैव्स एंड हैव नॉट, रिच और पुअर का प्रॉब्लम है। मैं अभी साबित करता हूँ। ये गलत आपको तरफ ले जाते हैं कि ये काले और गोरे का प्रॉब्लम है। बाय गॉड, ये काले गोरे का प्रॉब्लम नहीं है। हैव्स एंड, उस सोसाइटी में हैव्स के पास दुनिया की 80% थोड़े से लोगों के पास और बाकियों के पास कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम वहां ये इंटरहैंड है, जनरेशन टू जनरेशन गैप ज्यादा हो रहा है। मैं आपको जरा सा अमेरिकन हिस्ट्री में पीछे ले जाऊं 1 मिनट के लिए। इब्राहिम लिंकन के जमाने में, इब्राहिम लिंकन मेरे वालिद साहब के बड़े हीरो थे, वो उसकी किताब में उन्होंने मुझे पढ़ाई थी, फ्रॉम वुड कैबन टू व्हाइट हाउस। वो मैंने बड़े शौक से पढ़ी। आदमी इतना जबरदस्त है जिसको पढ़ना चाहिए हम सबको। ये क्या चीज थी। इब्राहिम के जमाने में नॉर्थ साउथ स्टेट में लड़ाई हो गई और इब्राहिम लिंकन खड़ा हो गया और वो लड़ाई जीती और वो गुलामी से निकाला। होता था कि वहां जो डेवलपमेंट रेट था 10% के करीब आया हुआ था, उससे बढ़ नहीं रहा था क्योंकि गुलामी थी। जो नहीं गुलामी वहां खत्म हुई है तो टेक ऑफ शुरू हो गया। डब्ल्यू रॉस्टो की किताब पढ़े, नोबल रॉबिट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, वहां 10% ग्रोथ था 1870 के करीब। 1915 में रेट ऑफ ग्रोथ जो कर्व बनी ना, टेक ऑफ, जैसे जहाज टेक ऑफ करता है
और डायनेमिक स्टेबिलिटी में आ जाता है, वो ग्रोथ रेट 20% हो गया। ये ब्लैक्स की आज़ादी की वजह से। तो 1980-70 में वहां जंग सफेद और गोरे की नहीं थी, वहां लिबर्टी एंड स्लेवरी की थी, आज़ादी और गुलामी की जंग थी। इब्राहिम लिंकन ने कमाल कर दिया। बाई गॉड, इब्राहिम लिंकन अगर वो ना देता ना आज़ादी, तो अमेरिका 10% ग्रोथ में रहता। अब 20% ग्रोथ हो गई है। कब? जब स्टेबिलिटी आ गई, वो तरक्की कर गया आगे 35 साल में। ये 1915 में। अब डब्ल्यू स्टेजेस ग्रोथ पड़े। अब उसी जमाने में आप देखें, राइट ब्रदर्स ने जहाज बना लिया। वो जहाज देखें, टेक ऑफ, जहाज उड़ रहा है, वो शो कर रहा है इकोनॉमी जो है ना डायनेमिक स्टेबल में। ये बड़े फिनोमिनाज है जो हम नहीं देखते। वो तरक्की कर रहा है माशरा। कहाँ साइकिलें थी, मोटरसाइकिलें थी, जब 20% ग्रोथ हुई तो जहाज आ गया। और जिस तरह जहाज स्टेबल होता है, इकोनॉमी में वो कर्व स्टेबल हो गई, 20% में चलेगी। जैसे हमारी खुमस बादलों में चली गई थी, बारिश हुई, वो मैं बाद में बताऊंगा। बदर में भी 20% रेट आ गया था। तो जनाब अली, ये चीजें अब अमेरिका में क्या प्रॉब्लम है, जब इतनी तरक्की हुई तो बाद में थोड़ा सा व्हाइट और ब्लैक में कंपटीशन में फिर वो नहीं रहा, व्हाइट ज्यादा फायदा उठाते रहे। अब व्हाइट के पास दौलत ज्यादा है, व्हाइट के पास दौलत ज्यादा है और ब्लैक के पास बहुत थोड़ी है। ये आप देख लें, स्टडी कर लें, मैं फिगर नहीं देना चाहता, हर एक को पता है। अब मसले का हल है, उनको आगे मसला नहीं हल हो रहा, वो उसको बता रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट। ये नहीं है ब्लैक एंड, वहाँ ये झगड़ा नहीं। मैं एक मिसाल दे देता हूँ, ये व्हाइट्स की दौलत अमेरिका में ब्लैक को दे दें और ब्लैक की दौलत व्हाइट्स को दे दें, तो फिर व्हाइट से बाहर निकलेंगे ना। उनके पास तो बहुत थोड़े पैसे, वो भी 13 गुना कम हो गए, उनके तो 7% आबादी ज्यादा है। अगर वो तो और 7 गुना कम उनकी, तो व्हाइट बाहर निकलेंगे सड़कों पर, वो ब्लैक एंड व्हाइट के लिए नहीं निकलेंगे। वो कहेंगे ये दौलत की तकसीम ठीक करो। मैं मिसाल दे रहा हूँ, इनको रिवर्स करके देखें, आपको पता लग जाएगा। ये व्हाइट एंड ब्लैक की जंग नहीं है, ये हैव्स एंड हैव नॉट, रिच एंड। अब उनके पास वो सिस्टम नहीं है कि इसको बैलेंस आउट कैसे करना है, इवन आउट कहाँ से होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड जनरेशन टू जनरेशन। ये हमारे पास कुरान में मौजूद है। बात तो समेट राय साहब, बात तो समेट ले चुके, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है। मैं हर की तरफ कर रहा हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद को रसूल पाक ने मुख्तसर जो खिताब दिया, उसने कहा कुरान हमारा इमाम होगा, बैत किबला जो है हमारी बैत होगी, हम अल्लाह रसूल के साथ रहते हैं। पूरा नहीं, बड़ा छोटा सा खुतबा है। हमारा कुरान इमाम नहीं है, हमारे और इमाम है। जब हम आप उन इमामों को छोड़कर कुरान को इमाम बनाएंगे, हदीस पढ़ लें आप, फिर आप चलेंगे। अब कुरान को इमाम, कुरान इस मसले का हल क्या देता है मैं आपको बता दूं। आपकी दो किस्म की वेल्थ होती है, एक तो होती है इनकम। इनकम में तो अमेरिका आस्ता आस्ता ग्रो कर गया। अब जब वेल्थ ग्रो हो गई, दूसरी होती है वेल्थ स्टेटमेंट। वो अमेरिका को नहीं पता लग रहा क्या करें, बहुत ओवर रिच है। कुरान उसकी हल बताता है, ये खुदाई अदालत के फैसले। कुरान को मैं खुदाई अदालत के फैसले का, वो कहता है जब मौत के करीब जाएं और हज्जतुल विदा में है, अपनी दौलत के 3 हिस्से करें, दैन, वसिया और वारसन। ये खुतबा हज्जतुल विदा में आपने कहा है, जब आपके 3 हिस्से कर लेंगे, दैन आप दे देंगे, तो अमेरिका के कर्जे भी दूर होने शुरू हो जाएंगे। उनके बड़े रिच है ना, 1/3 जब दैन पड़ा देना पड़ेगा कल, तो अमेरिका के वो स्टेट उनकी स्टेट गवर्नमेंट के पास चले जाएगा, वो कर्जों से निकलना शुरू हो जाएगा। आप सोचे मेरी बात। दूसरी है वसीयत 1/3, ये सोशल सिस्टम में, औकाफ में चले जाएगा। माशरे की लेवल प्लेइंग फील्ड, फैसिलिटीज आ जाएंगी, जैसे पिछले जमाने में कुएं के पानी और होटल और सड़कें और जो भी है ये होती थी। वक्फ की कितनी चीजें हैं, ये माशरे में तवाज़ुन लाती हैं। तीसरा हिस्सा वारसन का था, ये था कुरान की डिस्ट्रीब्यूटिव। इसे एक लेवल प्लेइंग फील्ड होता है, इससे अक्रॉस द बोर्ड फैसला हो जाता है, अक्रॉस द बोर्ड। आप कहेंगे चोरी वाले के लिए भी ये है, ईमानदार। यही बात मैं बताना चाहता हूँ। कुरान नैब नहीं बनाता, कुरान एंटी करप्शन नहीं बनाता, कुरान इंसान को जलील नहीं करना चाहता, हमारे प्रोफेसर हथकड़ियां नहीं लगाता। आप देखें किस तरह जलील हो रहे हैं, ये कोई इंसानियत है? हम मुसलमान होकर चाहे उसने जुर्म किया है उसको जलील कर रहे हैं। कुरान इस दलील से नहीं है। मैं आपको बताता हूँ इब्ने माजा की हदीस, वो कहता है 70 साल तक एक आदमी ने शर किया है, टैक्स नहीं दिया, लेकिन वफात के ऊपर हमारे माशरे में ये शर चला हुआ है, ब्लैक इकॉनमी बहुत है। तो कुरान उसका कहता है कि मौत के ऊपर अगर वो अदल के साथ दौलत तकसीम कर जाता है तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में ले जाएगा। सारी जिंदगी वो करप्शन करता रहा, टैक्स इवेजन करता रहा, लेकिन टैक्स इवेजन जाएगी कहीं, उसकी दौलत में ही है ना।
तो अल्लाह ताला ने सारी उम्र उसको जलील नहीं किया, पुलिस के हवाले नहीं किया, नैब के नहीं हवाले किया। इन्ना मानता मुज़क्किर लस्ता वसैतर, आप पुलिस और थानेदार ना बने, कुरान से नसीहत करें उनको। तो वो फिर जनाब अली मौत के ऊपर जब 3 हिस्से हो जाते हैं तो ये तकसीम, मुल्क के कर्जे भी दूर हो जाते हैं, वक़्फ़ भी, और सब सारे माशरे में एक किस्म का तवाज़ुन आ जाता है। और जब आपको पता हो ना कि आपकी मौत पर ये 3 हिस्से होने हैं, आप सारी उम्र फिर करप्शन नहीं करेंगे, मैं बता देता हूँ। आप डर जाएंगे, यार ये तो वैसे भी जाना है, तो मैं अपने आप को जलील करके अल्लाह के नज़दीक करप्शन करके मैं जाऊँगा, वो तो मेरी मौत पर 3 हिस्से हो जाने हैं। करप्शन कुरान इस तरह ख़त्म करता है। ये मैं, अमेरिका का भी यही हल है। अगर ये वो कानून वहाँ लगा दें आज कि 1/3 आप जो भी है, जो मरता है 1/3 दैन देगा, अमेरिका कर्जों से निकल जाएगा। 1/3 वक़्फ़ में माशरे की सोशल सोसाइटी के लिए चला जाएगा तमाम, और 1/3 आप देखेंगे लेवल प्लेइंग फील्ड, जनरेशन टू जनरेशन हो जाएगा, तरक्की होगी, हर आदमी हिम्मत करेगा। तो पाकिस्तान को भी ये लॉ नाफिज करना पड़ेगा। इसको, इसका नाम वसीयत है, औसा हुक्म देता है अल्लाह, इसको वसीयत तुम मिनल्लाह का है, फरीदा तुम मिन, फर्ज कहा है इसको। आपको क्या पता कुरान ने क्या, हज्जतुल विदा में आपको, आपने इसको अनाउंस किया है। इसका हल मैंने आपको भी बता दिया, सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ। और बहुत शुक्रिया राय साहब, बहुत शुक्रिया राय साहब। बस मैं इतना ही बताना चाहता था, फिर कभी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया राय साहब। नाज़रीन, आपने देखा कि बहुत साहिब मशवरे दिए हैं राय साहब ने, क्योंकि हमारा करप्शन उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकती जब तक हमारा इकनॉमिक सिस्टम सही नहीं होता। इकनॉमिक सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज करप्शन के खिलाफ जितना भी जमा पूंजी हो रही है वो सब ज़बानी खर्च हो रहा है। तो लिहाजा हमें अपना इकनॉमिक सिस्टम को सही करना होगा। अगले प्रोग्राम तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।